फ्रेंड, मैं विक्रांत पंडित आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सब लोग लाइव आ जाए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट आज आपके रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग जो सीरीज आपकी चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की, उसी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज को आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आज की इस क्लास में। तो टुडे इज लेक्चर 2 ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे, पूरी की पूरी स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे आज की इस क्लास में। स्लेव डायनेस्टी की यदि हम लोग बात करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था 1206 से लेकर 1290 तक का जो पूरा पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। ये आपको मालूम है। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक QAB नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज सब हम यही क्लास में पढ़ेंगे, तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विक्रांत पुनीर, मैंने CDS, FCAT, NDA और CDAPF जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट मेंटोर और 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। बात करते हैं यूट्यूब पर हमारी जो सीरीज चल रही है। यूट्यूब पर हम लोग डेली लाइव आते हैं, एक बार 7 PM पर और एक बार 4 PM पर हम लोग डेली लाइव आते हैं। 4 PM पर हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज हमारी चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की, है ना बच्चे। तो मेडिवल हिस्ट्री की हमारी यहाँ पर क्लासेस चल रही है जब हम लोग 4 PM पर लाइव आते हैं। और इस क्लास का आज हमारा लेक्चर 2 है, क्लास 2 है आज की हमारी ये। और 7 PM पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो हमारी क्लास चलती है वो हमारी एंसाइंट हिस्ट्री की क्लास चलती है, जहां पर हम लोग एंसाइंट हिस्ट्री को डिस्कशन करते हैं। और एंसाइंट हिस्ट्री की कल आप लोग की मैंने एक क्लास करा दी थी, जहां पर हम लोगों ने एक क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC को डिस्कशन किया। और आज हम लोग करेंगे क्लास 2 ऑफ लेक्चर 2 ऑफ एंसाइंट हिस्ट्री, जो कि 7 PM पर लाइव होगा। साथ ही साथ 12 PM पर आप लोगों के लिए, आप लोग जैसे जानते हैं, साथ ही साथ 12 PM पर आप लोगों के लिए सीरीज भी चल रही है, जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं। जहां पर हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे, मॉक टेस्ट लगाते हैं। आप वो मॉक टेस्ट वाली सीरीज में बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट वाली जो सीरीज चल रही है ये हमारी अनअकैडमी का जो आपका लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी का जो आपका लर्निंग ऐप है जिसको आप लोग प्लस बोलते हो, वहां पर हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये डेली 12 PM चल रही है, जहां पर मैं GS की मॉक टेस्ट आपसे लेता हूं वाया स्पेशल क्लासेस। और मैंने आपको बताया कि आपका साइंस का कोर्स लॉन्च होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आज कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसकी टाइमिंग की यदि मैं बात करता हूं वो भी आपको डिक्लेयर कर जाएगी ग्रुप पर। तो ये सभी फैसिलिटी लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए CDS, FCAT और CAT। और इस सर्च वाले ऑप्शन में जाके सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुनीर, जहां पर आप मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की उसमें आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 12 महीने 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, जिसकी फीस एज रिस्पेक्टिव 8,800 12,800 आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मेरा रेफरल कोड VKP लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। और आपकी फीस हो जाएगी 7,920 एंड 11,520 फॉर 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ। अगर आप देखना चाहो तो आपको पर मंथ सिर्फ मात्र 660 रुपए इस सब्सक्रिप्शन में देने पड़ रहे हैं 12 महीने वाले में, और 24 महीने वाले सब्सक्रिप्शन में मात्र 480 रुपए पर मंथ आपको देने पड़ रहे हैं। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप EMI के थ्रू यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिर्फ सब्सक्रिप्शन जो EMI पे अवेलेबल है वो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन ही अवेलेबल है। यहाँ पर आपसे कोई एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पर आप GS पढ़ सकते हैं, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पर आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं और कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पर आप मैथ पढ़ सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स, ये सभी फैसिलिटीज आप कवर कर सकते हैं GS, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है।
तो फटाफट आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, बस आपको कोड यूज करना है वीकेपी लाइव इन कैपिटल लेटर और इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। तो चलिए सभी बच्चे तैयार आज की क्लास के लिए, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि फिर हम लोग आज से आपकी क्लास को मैं स्टार्ट करूं। तो चलिए स्टूडेंट आज है आपकी मेडिवल हिस्ट्री, है ना, मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत का आज है आपका लेक्चर 2 क्लास 2 ऑफ मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत। आज इस मध्यकालीन भारत में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ चुके थे वो स्लेव डायनेस्टी तक डिस्कशन स्टार्टिंग करी थी। तो हम लोग स्लेव डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस क्लास में, ठीक है बच्चे। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो स्टार्टिंग होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। किससे स्टार्टिंग होती है आपकी? गुलाम वर्ष, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 के बीच का टाइम पीरियड है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी को बिल्कुल स्टार्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक स्लेव डायनेस्टी है, ये एक गुलाम वंश है। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक किसी ना किसी का गुलाम रहा होगा, किसी ना किसी का स्लेव भी रहा होगा, ये आप लोग को मालूम है, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि मोहम्मद गौरी का ये क्या था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस प्रकार खरीदा? पाकिस्तान के मेले में खरीदा था। कैसे खरीदा वो कहानी हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था जिनका नाम था शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी, ठीक है बच्चे, जिनका नाम क्या था? शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी, ठीक है। ये एक व्यक्ति थे शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी। इनके पहले से ही 2 सन थे, 2 बेटे थे, ठीक है। लेकिन शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, बाय करा था, ठीक है बच्चे। इसका मतलब स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी का गुलाम था, स्लेव था। और इसको इन्होंने कहां से खरीदा था? तुर्कमेनिस्तान से खरीदा था बच्चे, तुर्कमेनिस्तान से खरीदा था। और तुर्कमेनिस्तान से एक शराबी से खरीदा था, ये आपको याद। लेकिन शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी ने कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भेदभाव नहीं किया, इनके क्योंकि पहले से भी 2 बेटे थे, ऐसा नहीं किया कि भेदभाव किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हर वो चीज सिखाई जिसकी इच्छा उनको थी। मतलब इसको हॉर्स राइडिंग इन्होंने सिखाई, घुड़सवारी पूरी की पूरी इसको सिखाई कि किस प्रकार घुड़सवारी करी जाती है, हॉर्स राइडिंग सिखाई। तलवारबाजी, स्वॉर्ड चलानी इसको सिखाई, ठीक है। धनुष चलाना सिखाया, बो एंड एरो, ठीक है, ये आपको याद रखना, बो एंड एरो, धनुष चलाना इनको सिखाया। ये तीनों मतलब पूरी अस्त्र शस्त्र की विद्या इसको सिखाई कुतुबुद्दीन ऐबक को। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था जब अपने चाइल्डहुड में था। तो ये कुरान भी पढ़ता था अपने चाइल्डहुड में, और कुरान इतनी तेजी से पढ़ता था, इतनी स्पीड से पढ़ता था कि इसकी स्पीड को देखते हुए इसका नाम रख दिया गया कुरान खां। इसका नाम क्या रख दिया गया? कुरान खां। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कुरान खां किसका नाम है? तो कुरान खां नाम है किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये आपको याद रखना। लेकिन जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा हो गया तो शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी ने इसको सोल्ड कर दिया, इसको बेच दिया, ठीक है, ये आपको याद रखना। और बेचने के लिए ये इसको कहां लेकर गया? गजनी लेकर गया। और गजनी में या इसको खरीद लिया, बाय कर लिया। किसने बाय कर लिया बच्चे? मोहम्मद गौरी ने इसको बाय कर लिया, ये आपको याद। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव हो गया, किसका स्लेव हो गया बच्चे? मोहम्मद गौरी का स्लेव हो गया, ये आपको याद। अब तक इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, अब तक इसका नाम क्या रखा गया था? कुरान।
और जैसे ही ये मोहम्मद गोरी के पास गया, इसका नाम पड़ गया, नेम पड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद, अब इसे कहा जाने लगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसका जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों रखा गया। पेपर में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों रखा गया। तो एक याद में, ठीक है, मेमोरी में, किसी ना किसी की मेमोरी में इसका नाम रखा गया। तो एक इस्लामी स्कॉलर, एक इस्लामिक गुरु थे, ये आपको याद रखना, स्कॉलर थे, उनकी याद में इसका नाम रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। उस इस्लामिक गुरु स्कॉलर का नाम क्या था, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था बच्चे, बिल्कुल याद रखना, शेख कुतुबुद्दीन, ठीक है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में, याद में इसका नाम रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने रखा, ये आपको याद है। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है जो पेपर में आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चे, क्लियर। यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक व्यक्ति है जिसने, अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि विष्णु टेम्पल दिल्ली में है, उसको तोड़फोड़ करी, और विष्णु टेम्पल तोड़फोड़ करके दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद, भारत की सबसे पहली मस्जिद क़ुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मीनार, ठीक है, एक बहुत बड़ी मीनार जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, जिसका नाम है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की फाउंडेशन, नींव किसने रखी बच्चे, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक वह व्यक्ति है जिसने एक भारत के अंदर मीनार, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है, इसकी नींव रखी। ये कुतुब मीनार कहां पर है, ये कुतुब मीनार आपकी दिल्ली के अंदर है, ये आपको याद रखना। तो ये है स्टार्टिंग किससे, आपकी स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक से। मैं फिर से बताता हूं कि स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 से लेकर 1210 के बीच में स्टार्ट हुई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी, उसने इसको तुर्कमेनिस्तान से खरीदा था। शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी के पहले से ही दो बेटे थे। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष तीरंदाजी सिखाई। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना प्रभावी छात्र था कि ये कुरान को बहुत स्पीड से पढ़ता था, इसलिए इसका नाम कुरान खां रख दिया गया। ये आपको याद रखना। शेख फखरुद्दीन अजीज कौफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में बेच दिया और इसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी ने जैसे इसको खरीदा, इसका नाम रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब पहले इसका नाम कुरान खां था, ये आपको याद रखना। अब इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों रखा, एक इस्लामिक गुरु की याद में जिनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके नाम का मतलब है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। ये आपको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर विष्णु टेम्पल जो कि दिल्ली में, उसकी तोड़फोड़ कर एक इस्लामी मस्जिद क़ुव्वत उल इस्लाम बनवाई थी, और साथ ही साथ इसने भारत के अंदर एक मीनार, जिसको हम लोग कुतुब मीनार कहते हैं, दिल्ली के अंदर स्थापना करी। ये आपको याद। यहां तक समझ में आया तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यहां तक फटाफट बताइए। क्लियर यहां तक सभी को? क्लियर? आगे बढ़े, फटाफट कमेंट करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी का इंतकाल हो जाता है, मोहम्मद गोरी की हो जाती है डेथ। अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है इनकी। जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, ठीक है, मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद, ठीक है बच्चे, लाहौर के जो लोग बाग होते हैं, जनता होती है लाहौर की, वो लोग इस कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं, किंग बना देते हैं। ये आपको याद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन जाता है लाहौर का मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद।
लेकिन अगर आप इस्लामिक कानून, इस्लामिक शरीयत को फॉलो करता है कोई, तो वो जानता है इस्लामिक लॉ कानून के अंतर्गत कभी कोई भी स्लेव गुलाम किंग नहीं बन सकता है, राजा नहीं बन सकता है। कोई भी गुलाम कभी किंग नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना। इसीलिए इसको राजा नहीं बनाया गया, इसको एक नई अपॉइंटमेंट दी गई, एक नई उपाधि दी गई। यदि हम लोग उस अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि इसको क्या उपाधि, क्या अपॉइंटमेंट दी गई, तो वो उपाधि, वो अपॉइंटमेंट थी मलिक की। ये आपको याद रखना, इसको नई उपाधि अपॉइंटमेंट दी गई मलिक की, या फिर आप लोग बोल सकते हो सिपालसार की उपाधि दी गई, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मलिक या सिपालसार की उपाधि दी गई, और इस पोजीशन से ही इसने गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जो थी आपकी, इस स्लेव डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू किया और आगे चलाया, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, एक मिनट स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, गौरी की मृत्यु के बाद जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी के कुछ रिश्तेदार, 3 रिश्तेदार, एक का नाम है जिसको आप लोग बोल सकते हो नसरुद्दीन कबूचा, नसरुद्दीन कुबाचा। ठीक है बच्चे, एक और रिश्तेदार जिसको आप लोग बोल सकते हो ताजुद्दीन, ताजुद्दीन यल्दोज, ताजुद्दीन यल्दोज। एक और रिश्तेदार जिसको आप लोग बोल सकते हो गयासुद्दीन, जिसको आप लोग बोल सकते हो गयासुद्दीन महमूद। ये आपको याद, ये 3 रिश्तेदार आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि राजगद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बैठ गया, अधिकार तो हमारा है बैठने का, ये आपको याद। लेकिन मोहम्मद गौरी के रिश्तेदार कहते हैं हम बैठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक तो राजगद्दी पर बैठ चुका होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे कहता है कि आपस में लड़ने से क्या फायदा, आप भी राज करिए, मैं भी राज करता हूं, दोनों मिलकर राज करते हैं, कुछ साम्राज्य आप ले लीजिए, कुछ साम्राज्य हम ले लेते हैं। तो इनकी कुछ दिमाग में बातें सेट हो जाती हैं, ये आपको याद। अब ध्यान से समझिए चीजें क्या है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 तो डॉटर्स होती है। इसकी कितनी पुत्रियां होती हैं बच्चे? 2 तो इसकी पुत्रियां हैं, प्लस साथ ही साथ एक इसकी क्या है, सिस्टर है, बहन होती है, ये आपको याद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है नसरुद्दीन कुबाचा, इससे क्या कर देता है, अपनी सिस्टर की मैरिज करा देता है, विवाह करा देता है, और मैरिज कराने के बाद नसरुद्दीन कुबाचा को, ठीक है, दे देता है, बोलता है कि आप मुल्तान और जो सिंध प्रांत है इस पर अधिकार करिए, ये मुल्तान और सिंध प्रांत आपका है। तो इसका तो सेटिंग कर दी इसने। अब ताजुद्दीन यल्दोज बसता है,
ताजुद्दीन यलदौज के साथ क्या करता है, अपनी एक पुत्री, अपनी एक डॉटर का क्या कर देता है, ये विवाह कर देता है, मैरिज कर देता है अपनी एक पुत्री का। ठीक है, और विवाह करने के बाद इसको दे देता है गजनी वाला पूरा का पूरा प्रांत, डिस्ट्रिक्ट पूरा। ठीक है, गद्दी बढ़ता है। लेकिन गयासुद्दीन महमूद से ये वादा करता है कि मेरे मरने के बाद यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद लाहौर की राजगद्दी आपको ही मिलेगी, ये वादा कर देते। तो गयासुद्दीन महमूद कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो जाता है कि भाई इनको तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो लाहौर मिलेगा, मैं पूरी सल्तनत का राजपाट बनूंगा। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की कहानी को पढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताइए। क्लियर? फटाफट बता दीजिए भाई, एकदम क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट कहानी। अब तक हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दो बेटियां और एक बहनें होती हैं। एक बहन और एक बेटी का वो विवाह कर देता है ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कुबाचा के साथ। गयासुद्दीन महमूद अभी भी बच गए हैं। ठीक है, अब बात करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक बार की बात होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात को जीतने के लिए गया हुआ होता है। गुजरात विक्ट्री पर गया होता है, गुजरात को जीतने के लिए गया होता है। और गुजरात में ये जीत लेता है, किस इलाके को जीत लेता है बच्चे? अनिलवाड़ा। ठीक है, अनिलवाड़ा नाम का एक प्रांत है, एक इलाका है, उसको जीत लेता है, जो कि गुजरात के अंदर आता है। और इस गुजरात विक्ट्री के दौरान ये अपने लिए एक गुलाम खरीदता है, एक स्लेव खरीदता है, जिस गुलाम का नाम होता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश नाम का एक गुलाम खरीदता है अपने लिए, जब ये गुजरात विक्ट्री पर जाता होता है अनिलवाड़ा को जीतने के लिए। ठीक है, और इस इल्तुतमिश को एक उपाधि, एक पोजीशन भी दे देता है ये। और ये जो उपाधि, जो ये पोजीशन इस इल्तुतमिश को देता है, वो उपाधि, वो पोजीशन क्या है? वो उपाधि, वो पोजीशन है आमीर उल उमरा की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? आमीर उल उमरा की उपाधि किसको देता है, ये आपको याद है। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इस इल्तुतमिश से इसकी जो एक पुत्री, एक डॉटर अविवाहित बच गई थी, उसका विवाह इससे करा देता है, ये आपको याद है। और विवाह कराने के बाद इस इल्तुतमिश को भी कोई ना कोई शासन अब ये देगा, और इसको ये दे देता है बदायूं। ठीक है बच्चे, जो यूपी में बदायूं पड़ता है, बदायूं का इसको क्या बना देता है? सुल्तान घोषित कर देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ समय बाद बिल्कुल ध्यान से देखो अब होता क्या है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद से वादा किया होता है कि मैं तुम्हें सुल्तान बना दूंगा, मेरे मरने के बाद आप सुल्तान बनोगे लाहौर के। ठीक है, और उसकी जो रस्म होती है वो भी ये अपने सामने ही पूरी कर देता है, मतलब सोने के सिंहासन पर बैठा देता है। नगारा जो होता है, ड्रम वगैरह आपने देखा हो, वो बजवा देता है, मतलब उसकी फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कुछ कर देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित यदि मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार, ठीक है, जिसने फाउंडेशन रखी, नींव रखी, किसकी नींव रखी? कुतुब मीनार की नींव रखी। और कुतुब मीनार की नींव रखी, और इसने सिर्फ एक फ्लोर, एक मंजिल ही ये बनवा पाता है कुतुब मीनार का, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, लेकिन यदि हम लोग आगे बात करते हैं, इस कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन होता है, और इसका रिकंस्ट्रक्शन कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, स्लेव, जिसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, कौन करता है? इल्तुतमिश करता है, ये आपको याद। इल्तुतमिश जो है 4 फ्लोर बनवाता है, 4th फ्लोर तक इसका कंस्ट्रक्शन करा देता है। लेकिन लाइटनिंग के वजह से, आंधी तूफान की वजह से इसका जो 4th फ्लोर होता है बच्चे, ये 4th फ्लोर, चौथी मंजिल फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है, आपको याद। तो इस 4th फ्लोर की
कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है, तो चौथे मंजिल की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपका करवाता है फिरोज शाह तुगलक। आपको याद रखना, आगे तुगलक डायनेस्टी में आएगा, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो किसी को तो फटाफट बताइए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात विक्ट्री यानी अनिलवाड़ा को जीतने के टाइम पर अपने लिए गुलाम खरीदा जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसको एक उपाधि क्वेश्चन दी, कौन सी? आमिर उल उमरा की उपाधि इसको दी। बदायूं का इसको सुल्तान बनाया और अपनी पुत्री का इससे क्या करा दिया? विवाह करा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई और एक फ्लोर ही ये बनवा पाता है। इस कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाता है इसका गुलाम इल्तुतमिश, जो 4 फ्लोर तक बनवाने की कोशिश करता है, लेकिन चौथा फ्लोर लाइटनिंग आंधी तूफान की वजह से गिर जाता है। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कौन करता है? कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करता है फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद रखना है। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट बताइए। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या किया बच्चे? अजमेर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अजमेर के अंदर एक कॉलेज है जिसे संस्कृत कॉलेज कहा जाता था उस टाइम का, उसको डैमेज करवाया और उसको डैमेज कराने के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की इमारत वहां पर बनवाई, ये आपको याद। क्लियर? तो आगे बढ़े, फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां तक पढ़ने में समझने में कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को तो फटाफट। क्लियर भाई यहां तक सभी को? अंडरस्टूड? आगे बढ़े, बहुत नेक्स्ट ध्यान से देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और चीजें। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा व्यक्ति था जो साल में, ईयर में, ठीक है बच्चे, ऐसा व्यक्ति था जो साल में, ईयर में एक बार, 1 टाइम्स क्या करता था? एक बार क्या करता था? चैरिटी करता था, आपको याद। बहुत दान पात्र करता था, दान दक्षिणा बहुत करता था, ये आपको याद रखना। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, लख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ही इज ऑल्सो नॉन टू बी एस लख बख्श, ये आपको याद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि हम लोग बात करें, इसका एक निक नेम और था, इसे हातिम सेकंड भी कहा जाता था, ये याद। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल, इतना अच्छा रूलर था, ये कहा जाता था कि इसके टाइम पर अगर कोई तालाब होता था, उस तालाब में बकरी भी और शेर भी दोनों एक साथ पानी पीते थे, ये आपको याद। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि मैं मृत्यु की बात करूं, डेथ की बात करूं कि इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, डेथ किस प्रकार हुई बच्चे, तो इसकी जो डेथ हुई वो पोलो खेलते वक्त हुई। पोलो मतलब चहगान, ठीक है, आपको याद रखना, पोलो मतलब चहगान से खेलते वक्त ये गिर गया घोड़े से और इसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ हुई है, ये आपको याद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। डेथ होते ही याद करो, मैंने आपको बताया था गयासुद्दीन महमूद के बारे में, जो कि मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार बताता था खुद को। ठीक है, ये आ गया गयासुद्दीन महमूद, साथ ही साथ ताजुद्दीन यल्दोज, ताजुद्दीन यल्दोज इसके साथ साथ आ गया। ठीक है, यल्दोज आ गया, सॉरी, ठीक है, ताजुद्दीन यल्दोज, सॉरी, यल्दोज इसके साथ आ गया, और साथ ही साथ नसरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, नसरुद्दीन कुबाचा भी यहां पर आ गया। और इन तीनों ने आते ही अब क्या कहा कि हमारा जो भाई है गयासुद्दीन महमूद, इसको रूलर बनाया जाए, इसको शासक बनाया जाए। कहां का रूलर बनाया जाए? लाहौर का। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरते टाइम ये कहा था कि मेरे मरने के बाद लाहौर का शासक गयासुद्दीन महमूद ही बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन बच्चे अब क्या होगा? ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझना, कुछ ना कुछ कंडीशंस अब यहां पर दिखाई पड़ेगी, क्या होगी, बिल्कुल ध्यान रखना। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा भी था, एक सन भी था, आपको याद। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटा था इसका नाम था आरम शाह। इसका नाम क्या था बच्चे? आरम शाह इसका नाम। तो याद करो, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आरम शाह सिर्फ मात्र कुछ महीनों के लिए ही राजा बनता है, यही है वो आरम शाह, आपको याद रखना।
तो ये आरम शाह 10 से 11 1210 से लेकर 1211 के बीच में ही राजा बनता है, ये आपको याद रखना। लेकिन आरम शाह चाहता था मैं राजगद्दी पर बैठूं, उधर ये तीनों आ गए और ये तीनों चाहते थे इसको गयासुद्दीन महमूद को राजा बनाए। अब आरम शाह ने अपने साले साहब मतलब इल्तुतमिश को सारी की सारी घटना जा बता कि ऐसे कर रहे हैं ये मेरे साथ, तुम फटाफट बदायूं से दिल्ली आ जाओ। इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली आ जाता है और इल्तुतमिश आते ही सबसे पहले क्या करता है, गयासुद्दीन महमूद, ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है बच्चे, इन तीनों को मारने के लिए षड्यंत्र रच देता है और उस षड्यंत्र में ये दोनों तो मारे जाते हैं। गयासुद्दीन महमूद को जब पता चलता है ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा मर गए हैं तो गयासुद्दीन महमूद सिंधु नदी इंडस रिवर में कूदकर अपने प्राण दे देता है और इस प्रकार आरम शाह को जहां इन तीनों से खतरा हो रहा था उस खतरे से इसको मुक्त कर देता है। लेकिन अब आरम शाह इल्तुतमिश से कहता है कि साले साहब आपने अपना कार्य बखूबी निभाया, अब आप अपने बदायूं इलाके में चले जाइए और वहीं पर अपना राजपाट संभालिए, यहाँ की जो सल्तनत है लाहौर की ये मैं ही संभालूं। लेकिन इल्तुतमिश कहां मानने वाला था, इल्तुतमिश के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इल्तुतमिश ने युद्ध करने का निर्णय लिया, इल्तुतमिश वर्सेस आरम शाह के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना, क्लियर। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की क्या हुई, जीत हुई, विन हुई और इस प्रकार आरम शाह भी काम खत्म। और अब लाहौर का शासक कौन बन गया, लाहौर का शासक अब बन गया आपका इल्तुतमिश, ये आपको याद। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो, यहां तक समझ क्लियर सभी को, फटाफट क्लियर, ठीक है, अंडरस्टूड सभी को, फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से, अब पूरी कहानी दूसरे गुलाम, तीसरा गुलाम, पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आरम शाह, अब तीसरा इल्तुतमिश, ठीक है। अब हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे इल्तुतमिश से संबंधित जो कि पेपर में आप लोगों से पूछी गई। इल्तुतमिश ने एक नया वंश, एक नई डायनेस्टी चलाई है, ठीक है बच्चे, एक नया वंश, एक नई डायनेस्टी बोली जाती है जिसे कहा जाता है शमशी वंश। शमशी वंश नाम की शमशी डायनेस्टी इसने चलाई, ये आपको याद रखना, किसने चलाई है, इल्तुतमिश, ठीक है बच्चे। ये असली में क्या था, ये असली में क्या था बच्चे, गुलाम था, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान तुर्की का गुलाम था, इसीलिए इसने खुद को इलबरी, ठीक है, ये एक प्रकार से इलबरी तुर्क था क्योंकि तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करता था, ये आपको याद रखना। जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, थ्रोन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो ये अपने दुश्मनों को गिन गिन के मारना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दुश्मन होते हैं जैसे कुतबी, ठीक है, जैसे कुतबी, मोइजी कुतबी, ये आपको याद रखना है। कुबाचा, ठीक है, कुबाचा नाम का, और बात करते हैं यल्दौज, और बात करते हैं यल्दौज, ये कुछ इसके क्या होते हैं, दुश्मन। कुतबी की बात करते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सरकार में सरदार होता है। मोइजी की बात करते हैं, ये मोहम्मद गौरी का सरदार होता है बच्चे, ये आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर। और या कुबाचा के बारे में आप जानते ही हो, और यल्दौज, इन दोनों का तो ये ऑलरेडी काम तमाम कर चुका है, ठीक है, इनका भी काम तमाम कर देता है, ये आपको याद रखना। और काम तमाम करने के बाद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है, थ्रोन पर बैठ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बात है 1220 से लेकर 1221 के बीच। 1220 से 1221 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पर एक मंगोल रूलर, ठीक है, बहुत ही फ्यूरियस,
एक मंगोल शासक इतना फ्यूरियस, इतना खतरनाक था, जिसका नाम था चंगेज खान। जिसका नाम क्या था बच्चे? चंगेज खान, जिसको हम लोग बोलते थे। इतना फ्यूरियस, इतना खतरनाक ये रूलर था कि ये चंगेज खान का टाइम था। और ये कहा जाता था चंगेज खान के बारे में कि अगर ये एक बार जिस किसी के साम्राज्य में आ जाए तो उस साम्राज्य के राजा सब लोगों को मार मूर के उनकी जो गर्दन है, उस साम्राज्य की जो आखिरी बाउंड्री होती थी, उस पर डंडे पर टांग देता था। तो बात क्या है, चंगेज खान उस टाइम पर भारत आया। ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना। अब यदि भारत पर आया तो भारत पर खतरा है, लेकिन भारत में आया क्यों वो कहानी समझ। ठीक है, उस टाइम पर याद रखिएगा, पर्शिया मतलब फारस, ईरान जिसको आप लोग बोलते हो, आज का ईरान, कल का पर्शिया। ठीक है, ये आपको याद रखना, फारस को रहता है। इसका एक रूलर था, ठीक है, जिसका नाम था ख्वारिज शाह। जिसका नाम क्या था बच्चे? ख्वारिज शाह नाम का एक रूलर था, ये आपको याद। ख्वारिज शाह का पुत्र था, बेटा था, सन था, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, मंगबरनी, ये आपको याद। ख्वारिज शाह का बच्चे, ख्वारिज शाह का बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। इस जलालुद्दीन मंगबरनी ने एक बार इस चंगेज खान की क्या कर दी? इंसल्ट कर दी, और मुंह पर कह दिया कौन चंगेज खान वगैरह, ये कुछ वगैरह। जैसे चंगेज का सामने आया तो ये इससे डर गया, और ये जलालुद्दीन मंगबरनी दौड़ता रहा, रन करता रहा। पीछे पीछे चंगेज खान, आगे आगे जलालुद्दीन मंगबरनी। दौड़ता दौड़ता ये जलालुद्दीन मंगबरनी पहुंच गया भारत, इंडिया पहुंच गया, ये आपको याद। और उस समय भारत में इल्तुतमिश, अब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से कहा कि आप मुझे शरण दे दीजिए चंगेज खान से। लेकिन चंगेज खान के किस्से तो इल्तुतमिश जानता था, अगर कोई इसके खिलाफ दगाबाजी करता था ये उसे भी नहीं छोड़ता था। चंगेज खान के से डर कर इल्तुतमिश ने इसको पनाह नहीं दी, बल्कि जलालुद्दीन मंगबरनी को चंगेज खान के कंट्रोल में कर दिया, ये आपको याद। और 1225 ईस्वी में चंगेज खान ने इस जलालुद्दीन मंगबरनी का काम तमाम कर दिया, और ये अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। और इस प्रकार इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के हमलों से बचाया, ये आपको याद रखना। तो यहां तक क्लियर या नहीं क्लियर, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। ये कई बार आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन में आया भी है, और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा भी पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो यहाँ तक। क्लियर सभी को? अंडरस्टूड? आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस इल्तुतमिश ने कुछ कॉइन्स, सिक्के भी चलवाए हुए थे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसने जो सिक्के चलाए थे वो अरबी भाषा, अरेबियन लैंग्वेज में सिक्के वगैरह चलाए हुए थे, ये आपको याद। सिक्के दो टाइप से थे। एक सिक्के को कहा जाता था टंका, द वन टाइप ऑफ अ कॉइन इज नोन टू बी एज टंका, एंड द अनदर टाइप ऑफ कॉइन इज नोन टू बी एज जिंतल। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कॉइन इज नोन टू बी एज जिंतल, ये आपको याद। टंका और जिंतल नाम के कॉइन। जिंतल की बात करते हैं, इट इज अ कॉपर टाइप कॉइन, ये आपका कांसे के सिक्के होते थे। और टंके की यदि हम लोग बात करें तो दीज आर सिल्वर कॉइन्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, क्लियर? एक टंके में कितने ग्रेन्स होते थे? पेपर में कई बार पूछे थे। एक टंके में 175 ग्रेन, जैसे तोला वगैरह बोलते हो, इस प्रकार तोलने की मापन इकाई है, ये आपको याद। और एक चीज और याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक टंका, ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा था, एक टंका में कितने जिंतल होते थे? एक टंका में 48 जिंतल होते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। बात करते हैं आगे की अब हम लोग। ठीक है, अब इल्तुतमिश पावरफुल राजा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? साम्राज्य जीतना पड़ेगा। तो इल्तुतमिश अटैक करता है, किसके ऊपर अटैक करता है? अब ग्वालियर पर ये अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है बच्चे? अब ये अटैक करता है ग्वालियर। और उस टाइम पर ग्वालियर का एक रूलर होता है, एक राजा होता है, जिसका नाम होता है मंगल देव।
जिसका नाम क्या होता है बच्चे, मंगल देव, उसका नाम होता है, ये आपको याद। अब ये इल्तुतमिश ग्वालियर के राजा मंगल देव को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है, युद्ध में हरा देता है। और यहीं पर इसी बीच इल्तुतमिश अपने लिए भी एक गुलाम खरीदता है, स्लेव, क्योंकि ये पूरी की पूरी गुलाम वर्ष है, स्लेव डायनेस्टी है, तो गुलाम खरीदा जाएगा। तो ये अपने लिए जो गुलाम खरीदता है उसका नाम है गयासुद्दीन बाल्बन। ठीक है, उस गुलाम का नाम क्या है, गयासुद्दीन बाल्बन। गयासुद्दीन बाल्बन नाम का अपने लिए गुलाम खरीदता है इल्तुतमिश, आपको याद। ठीक है, गुलाम खरीदने के बाद, ग्वालियर को जीतने के बाद अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए इसने जो टंका और जिंतल नाम के अरबी सिक्के चलवाए थे, इन कॉइन्स पर ये कुछ चीजें इम्प्रिंट करवाता है, कुछ चीजें लिखवाता है। अब इम्प्रिंट की यदि बात आ रही है तो क्या लिखवाता है ये इन सिक्कों के ऊपर, सबसे पहला पॉइंट ये लिखलाता है, साम्राज्य व धर्म का सूर्य। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखाता है कि किंगडम ऑफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किंगडम ऑफ रिलीजन, किंगडम ऑफ रिलीजन एंड सन। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, शक्तिशाली सुल्तान, पावरफुल सुल्तान। ठीक है, ये आपको याद, ये कुछ चीजें ये इस पर इम्प्रिंट करता है। नेक्स्ट, अब ये अपनी जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, इस कैपिटल को भी ये क्या कराता है बच्चे, शिफ्ट कराता है। और राजधानी को शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई स्टार्ट करता है, और राजधानी को शिफ्ट करता है कहां से कहां पर, तो ये राजधानी को लाहौर से शिफ्ट कर देता है दिल्ली की ओर। तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवा देता है, ये आपको याद है। और जब लाहौर से दिल्ली बनवाता है, फिर से अपना राज्याभिषेक करवाता है, खुतबा पढ़वाता है खलीफाओं से, और पूरा सर्टिफिकेट उपाधि धारण करता है। और फिर इसको एक नया टाइटल, एक नई उपाधि भी दी जाती है। और यदि हम लोग बात करते हैं न्यू टाइटल, नई उपाधि क्या मिलती है इसको, तो इसको नई उपाधि मिलती है बच्चे, बिल्कुल याद रखेगा, आमीर उल मोमीन। आमीर उल मोमीन नाम की नई उपाधि धारण करता है, ये आपको याद है। ठीक है, और गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है बच्चे, स्लेव ऑफ स्लेव करके उपाधि धारण करता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है रियल फाउंडर, इसी को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी हम किसे कहते हैं, इसे ही हम लोग रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हुई, अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर होते ही इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो इसे फर्स्ट सुल्तान, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद है। तो यहां तक इतनी सारी चीजें समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे आपसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये अरेबी सिक्के चलाता है, टंका और जिंतल, जिंतल कॉपर, टंका सिल्वर, एक टंका 175 ग्रेड, एक टंका के अंदर 38 जिंतल होते थे। इल्तुतमिश ग्वालियर के राजा मंगल देव को हरा देता है, हराने के बाद वहां से गुलाम अपने लिए खरीदता है जिसका नाम है गयासुद्दीन बाल्बर। ये सिक्कों पर कुछ लिखवाता है, तो किंगडम ऑफ रिलीजन एंड सन, पावरफुल सुल्तान, और उपाधि धारण करता है आमीर उल मोमिन की। ये अपनी राजधानी को दिल्ली, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करता है, जैसे दिल्ली शिफ्ट करता है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी है, यही गुलाम वंश का वास्तविक फाउंडर भी कहलाता है, ये भी आपको याद है। यहाँ तक सभी को कंडीशंस क्लियर, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर, आगे बढ़े भाई, अंडरस्टूड सभी को, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान से।
अगर हम लोग हिस्टोरियन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकारों की बात करते हैं, इतिहासकार इसके टाइम पर एक जिसका नाम है इब्न बतूता, जिसका नाम है इब्न बतूता, ये इब्न बतूता एक मोरक्को, ठीक है बच्चे, ये क्या है, एक मोरक्को का ट्रेवलर, ये इसी के टाइम पीरियड पर भारत आता है, इंडिया आता है, ये आपको याद रखना है। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को का हिस्टोरियन है, ये इब्न बतूता इसी टाइम पर भारत आता है, ये आपको याद, ठीक है बच्चे, क्लियर यहां तक। अब ध्यान से समझिए और चीज जो मैं आपको समझाने वाला, ये जो था इल्तुतमिश की, यदि हम लोग बात करें, इसके महल के बाहर दो, जैसे सपोज करो ये इसका पैलेस है ना, ये सपोज करो इसका पैलेस है, इस प्रकार यहाँ पर इसके महल के बाहर शेर होते थे, एक लॉयन, दो लॉयन, इस लॉयन के गले में संकल बंदी होती थी, एक चेन बंदी होती थी, ये आपको याद रखना, इस प्रकार चेन बंदी जो इसके दरबार तक जाती थी, और इससे ऊपर आपकी एक बेल रिंग रहती थी, यहाँ पर एक क्या रहती थी, आपकी बेल, घंटी रहती थी, ये आपको याद। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, वो आता था, इस बेल को हैंग करता था, खींचता था, और खींचने के बाद ये घंटी बजती थी, और जैसे ही ये घंटी बज जाती थी बच्चे, तो वो न्याय वगैरह इसके साथ करता था, ये आपको याद है, ठीक है। तो न्याय के लिए बहुत फेमस था ये इल्तुतमिश, ये भी आपको याद है। अब इसके टाइम पीरियड पर बंगाल है, ठीक है बच्चे, बंगाल में बहुत इंसिडेंट्स होता है, विद्रोह होता है, रिवॉल्ट बहुत ज्यादा होता है इसके टाइम पीरियड पर, ये आपको याद है। किस प्रकार बंगाल में विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, वो चीज अब हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है बच्चे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब होता है, जिसका नाम होता है, ठीक है, अली मर्दान, ठीक है बच्चे, जिसका नाम होता है अली मर्दान, ठीक है, अली मर्दान, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। कुछ समय बाद अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है। अली मर्दान के बाद इसका बेटा हिसामुद्दीन ईवाज, ठीक है, हिसामुद्दीन ईवाज, ये नवाब बनता है, ये आपको याद रखना। और ये हिसामुद्दीन ईवाज ये भी अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, क्या डिक्लेयर कर देता है, ये भी स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है कि मैं भी स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर भी किसी का कोई वश नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को जैसे ही ये बात पता चलती है, अच्छा स्वतंत्र गेम खेला जा रहा है, इल्तुतमिश तुरंत जाता है बंगाल की ओर, ठीक है, और बंगाल की ओर जैसे आता है, हिसामुद्दीन कहता है अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, और इंडिपेंडेंट से हाथ हटा लेता, बोलता है मैं आपके शासन में हूँ, आपके देख रेख में ही शासन वगैरह करूंगा, याद को याद, ठीक है, चलो मामला सेट हो गया। इल्तुतमिश वापस चला जाता है, कहां पर चलाता है, दिल्ली की ओर वापस रुख कर लेता है इल्तुतमिश, वापस जाते ही फिर इंडिपेंडेंट खेल खेल रहा था। इल्तुतमिश अब सोचता है इसको सबक सिखाना जरूर है, तो इल्तुतमिश अपने पुत्र, अपने सन, जिसका नाम होता है नसीमुद्दीन महमूद, जिसका नाम क्या होता है बच्चे, नसीमुद्दीन महमूद, ये नसीमुद्दीन महमूद को भेजता है, कहां पर भेजता है, बंगाल में भेजता है, और बोलता है जाओ थोड़ा इसका अकल वकल ठिकाने लगाओ, ज्यादा ही खिलाड़ी कर रहा है, खिलंदरी कर रहा है। नसीमुद्दीन महमूद वहां पर जाता है, ठीक है बच्चे, और नसीमुद्दीन महमूद इसकी काम तमाम कर देता है, मृत्यु वगैरह कर देता है, सेट कर देता है मामला, और नसीमुद्दीन रिटर्न कर लेता है, वापस रिटर्न कर लेता है, कहां पर रिटर्न कर रहा होता है, दिल्ली की ओर वापस रिटर्न कर रहा होता है, कूच कर रहा होता है, ये आपको याद। और रिटर्न होने के बाद इसकी थोड़ी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद, ठीक है, क्लियर। आप ध्यान से समझिएगा, डेथ होने के बाद इल्तुतमिश जो आपका होता है, ये काफी शोक में डूब जाता है अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, और ये पहला मॉस्क्यू, पहला मकबरा बनवाता है अपने पुत्र की याद, अपने पुत्र की याद में सबसे पहला मकबरा बनाता है, जिसे हम सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं,
सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी फोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसने? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था अपने पुत्र नसीमुद्दीन महमूद की याद में। ये आपको याद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश अपने पुत्र के शोक में डूबा होता है, तो बंगाल के अंदर फिर नया नवाब बनता है जिसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन, ठीक है, जिसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन बल्खा खलजी, ठीक है। ये अकबर, ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। इल्तुतमिश इसका भी काम तमाम कर देता है। तो इस प्रकार इसके टाइम पे बंगाल के अंदर बहुत सारे विद्रोह वगैरह होते हैं, ये आपको याद है। तो अब याद रखना, उस टाइम पर जो बंगाल होता है, इस बंगाल की जो कैपिटल होती है, इस बंगाल की जो राजधानी होती है, अगर हम लोग इसकी बात करें, उसका नाम होता है लखनौती, ठीक है। लखनौती इसकी कैपिटल है, ये आपको याद है। और इस लखनौती को सिटी ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद है। तो ये सारी कंडीशंस यहां तक आपको समझ में आए तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कमेंट कर दीजिए बच्चे, सभी को यहां तक क्लियर, अंडरस्टूड? एक मिनट बच्चे वेट करना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट और चीज अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। अब बात आती है जो आपका इल्तुतमिश है, ठीक है। इस इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया? अगर कंस्ट्रक्शन इसने करवाई तो कंस्ट्रक्शन किस किस चीजों की इसने कंस्ट्रक्शन कराई, ये बात आती है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने क्या एक सिस्टम चलाया, उस सिस्टम की यदि हम लोग बात करते हैं, उस सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहा जाता है, ठीक है बच्चे। उस सिस्टम को कहा जाता है इक्तादारी इक्ता सिस्टम, ये आपको याद। इक्ता सिस्टम क्या है बच्चे? इक्ता सिस्टम में सैनिकों को वेतन के स्थान पर जमीन दी जाती है। जितने भी आपके सोल्जर्स हैं, इन सोल्जर्स को सैलरी नहीं दी जाती थी, सैलरी की जगह पर इनको जमीन, लैंड दिया जाता था, ये याद। सैलरी की जगह पर इनको क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी, ये आपको याद रखना है। इसे इक्ता सिस्टम का था और इक्तादारी बना दिया जाता था, ये आपको याद है। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने एक ग्रुप ऑफ नोबल्स, ठीक है बच्चे, ग्रुप ऑफ नोबल्स, पढ़े लिखे लोगों बागों का एक समूह बनाया। जिस ग्रुप ऑफ नोबल्स की यदि हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर 40 रिच, ठीक है बच्चे, 40 रिच तुर्की
टर्किश होते थे, इसके अंदर टर्किश नॉवेल्स होते थे, ये आपको याद रखना। इस 40 रिच तुर्की लोगों के समूह को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और क्या कहा जाता है? इसे चारगां भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और क्या नाम दिया जाता है इसे? चालीसा दल, इसे चालीसा दल भी कहा जाता है, ये आपको याद। ये सब कंडीशंस, तुर्कान चहलगानी कहा जाता है, इसको चारगां कहा जाता है और चालीसा दल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस ग्रुप ऑफ नॉवेल्स 40 रिच तुर्की लोगों के समूह को, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसने और कंस्ट्रक्शन कराई, किस चीज की कंस्ट्रक्शन कराई बच्चे? अतार्कीन का दरवाजा, फोर्ट ऑफ अतार्कीन, ठीक है, फोर्ट ऑफ अतार्कीन, अतार्कीन का दरवाजा इसने निर्माण कराया दिल्ली के अंदर, ठीक है। बदायूं की जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ की? बदायूं की जामा मस्जिद इसी के द्वारा निर्माण की गई थी। और अजमेर की मस्जिद, मॉस्क्यू, अजमेर की मस्जिद भी इसी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है बच्चे। इस इल्तुतमिश की यदि हम लोग बात करें, इसने लास्ट बैटल, अंतिम युद्ध, ठीक है बच्चे, लास्ट बैटल बामियान, ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखना, बामियान पर कब्जा करने पर कर रहा था, तब इसने कर रहा। और जब ये बामियान पर कब्जा कर रहा था, तब इसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, बिगड़ गई और इसकी वहां पर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ये आपको याद। बामियान पर कब्जा करते वक्त इसकी थोड़ी हेल्थ बिगड़ जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है वहीं। अब इसका एक प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये आपको याद रखना, जिसका नाम होता है निजाम उल, जिसका नाम होता है बच्चे निजाम उल मुल्क जुनैदी, जिसका नाम होता है निजाम उल मुल्क जुनैदी। इसका एक प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है निजाम उल मुल्क जुनैदी, ये आपको याद। इससे ये कहकर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री, इसकी एक डॉटर होती है जिसकी पुत्री का नाम होता है रजिया, जिसका नाम होता है रजिया सुल्ताना, ठीक है, रजिया सुल्ताना। इस रजिया सुल्ताना को राजगद्दी पर बैठा देना, यही मेरे मरने के बाद राजगद्दी संभालेगी दिल्ली की। क्यों? इसका एक पुत्र भी होता है, वैसे तो पुत्र की बात करते हैं, पुत्र का नाम भी होता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है बच्चे, जिसका नाम क्या होता है? रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को नहीं बनाना चाहता था ये राजा, क्यों? क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक अय्याश टाइप का विलास प्रेमी, सेवा में भोग में रहने वाला व्यक्ति है जो हमेशा राजपाट से दूर भागता था, ठीक है। तो ये कह के जाता है, लेकिन निजाम उल मुल्क और ये जो ग्रुप ऑफ नोबल्स 40 अमीर तुर्की लोगों का समूह है, ये रजिया सुल्तान किसी भी महिला को राजगद्दी पर नहीं बैठाना चाहते थे, इसको राजगद्दी पर नहीं बैठाते हैं और राजगद्दी पर बैठाते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। तो इस प्रकार अब स्टार्ट होगा गुलामश रुकनुद्दीन दिल्ली सल्तनत होगी रुकनुद्दीन फिरोज के पास। यहां तक कोई समझ में आया? कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कमेंट करके चलिए, बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज साहब की अब हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। रुकनुद्दीन फिरोज एक इनएफिशिएंट, ठीक है बच्चे, एक इनएफिशिएंट रूलर है, एक इनएफिशिएंट रूलर है, अवास्तविक रूलर है, अच्छा रूलर नहीं है, ये आपको याद है, ठीक है बच्चे। एक बार की बात होती है, रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर गया होता है, विलास प्रेमी में रहता है ये, ठीक है। तो दिल्ली से बाहर जाते इसका फायदा उठाते हैं कौन? इसकी बहन रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना। जब ये बाहर गया होता है तो पूरी जो शासन की डोरमोर होती है रुकनुद्दीन फिरोज अपनी मदर
अपनी माँ के हाथ में देखा जाता है। इसकी मदर का नाम होता है शाह तुर्कान। ठीक है बच्चे, क्या नाम होता है? शाह तुर्कान इसकी माता का नाम होता है। अपनी माता शाह तुर्कान के नाम पे पूरी राजपाट देके आता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर काम से, आप थोड़ा राजपाट संभाल लेना, कोई समस्या किसी को तो देख लेना। लेकिन रजिया सुल्ताना जो होती है इसी चीज का फायदा उठाती है और रजिया सुल्तान क्रिएट कर देती है पूरा प्ले। रजिया सुल्तान क्या करती है? रेड क्लोथ्स। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, ठीक है, इस लाल वस्त्र की यदि हम लोग बात करते हैं, इस लाल वस्त्र को कहा जाता है कुबा। ठीक है, दिस रेड क्लोथ्स आर नोन टू बी एज कुबा। कुबा एंड कुला, तो ये कुबा और कुला लाल वस्त्र पहनकर आती है। कुला मतलब होता है लाल टोपी, कुबा मतलब होता है लाल कोट। ये लाल कोट और लाल टोपी पहनकर आती है और एक न्याय का प्रतीक इसको मान जाता है और अपनी जनता के सामने कहती है और बोलती है मुझे न्याय दिलाओ, मुझे जस्टिस दिलाओ। ठीक है, तो लोग बाग इससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं और रजिया सुल्ताना को बना देते हैं रूलर। इमोशनली अटैच रूलर अब बन गई आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है बच्चे, लेकिन मैंने आपको बताया है जो 40 नोबल्स, 40 जो नोबल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में थे कि रजिया सुल्तान नहीं बननी चाहिए। 40 नोबल्स जिसके यदि हम लोग बात करते हैं उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, जिसमें कौन कौन से? मुल्क जुनैदी। ठीक है बच्चे, कौन कौन है? मुल्क जुनैदी इसके अंदर आते हैं। सैफुद्दीन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैफुद्दीन कुची, सैफुद्दीन कुची। सिमिलर वे में नेक्स्ट अलाउद्दीन जनी, अलाउद्दीन जनी। ठीक है, और सिमिलर वे में मलिक हसन, मलिक हसन। और बात करते हैं इजाउद्दीन, ठीक है, और बात करते हैं इजाउद्दीन सलारिया, इजाउद्दीन सलारिया। और बात करते हैं तो और है कबीर खां और है अल्तूनिया, अल्तूनिया। ये सब विरोध में होते हैं। लेकिन रजिया सुल्तान इस मलिक हसन, ठीक है, अल्तूनिया, ठीक है, और सिमिलर वे में कबीर खां, ठीक है बच्चे, ये तीन, इन तीनों को मना लेती है। ये आपको याद रखना। इस मलिक हसन को बनाकर अपना बना लेती है प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री बना लेती है। अल्तूनिया को बना देती है गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का गवर्नर राजपाट संभाल कर दे देती है। कबीर खां को लाहौर का गवर्नर बना देती है कि आप लाहौर के गवर्नर। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में एक पोजीशन थी जिसे कहा जाता था आमिर ए आखुद। आमिर ए आखुद नाम की एक पोजीशन थी जिसे कहा जाता था घोड़ों का अध्यक्ष। जितने भी घोड़े होते थे, सरकारी घोड़े होते थे, उनका जो हेड होता था, तो हॉर्स का जो घोड़े का जो डिपार्टमेंट का, घुड़ सवारी डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, उस हेड को कहा जाता था आमिर ए आखुद। आमिर ए आखुद की पोजीशन पे था एक व्यक्ति जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जिसका नाम क्या था बच्चे? जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत एक पोजीशन पे था जिसका पोजीशन थी आमिर ए आखुद। ठीक है, ये जो आमिर ए आखुद जलालुद्दीन याकूत था, ये एफ्रेशियन था, मतलब इथोपियन था एक। ये क्या था? इथोपियन था। और इससे ये क्या करती थी? प्यार करती थी, लव में थी, ये आपको याद। लेकिन एक निम्न कोटि के लोग से प्यार इन 40 ग्रुप के नोबल्स को, टर्किश को पसंद नहीं था और ये इस जलालुद्दीन याकूत को मरवा देते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपको याद है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो किसी को? क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए क्या होता है। ये जो कबीर खां है, ठीक है, ये कबीर खां क्या कर देता है? कबीर खां रिवोल्ट कर देता है। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है? रजिया सुल्ताना के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है। सिमिलर वे में बहरम शाह, ठीक है, सिमिलर वे में बहरम शाह, ठीक है, बहरम शाह और अल्तूनिया, बहरम शाह और अल्तूनिया भी रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं?
रजिया सुल्ताना के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। अब इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, ठीक है, आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आपकी रजिया सुल्ताना दिल्ली से मूव ऑन करती हैं और जाती हैं कहां पर रिवोल्ट को दबाने के लिए, पंजाब। और पंजाब में जिस जगह सबसे पहले जाती है वो होती है आपकी भटिंडा। ठीक है बच्चे, कहां पर जाती है, भटिंडा जाती है। भटिंडा में कंट्रोल होता है अल्तुनिया का, लेकिन अल्तुनिया का वहां पर कंट्रोल होता है, अल्तुनिया का कंट्रोल होता है रजिया सुल्तान जिसके साथ वहां पर जाती हैं, तो वो अपने प्रेमी के साथ जाती है और उनके प्रेमी का नाम क्या होता है, जलालुद्दीन याकूत। याद हो, जलालुद्दीन याकूत के साथ वहां पर जाती हैं। और जलालुद्दीन याकूत के साथ वहां पर जब जाती हैं तो अल्तुनिया इस रजिया सुल्ताना और जलालुद्दीन याकूत को कैद कर लेता है, प्रिजन में बंदी बना लेता है, जेल में डाल देता है प्रिजन में। और प्रिजन में डालने के बाद जलालुद्दीन याकूत को तो मार देता है और रजिया सुल्तान अंदर जेल में होती है, इस प्रकार सलाखों के पीछे होती है। तो एक बार क्या होता है, जब सुबह उठती है तो सिपाही साहब जो सिपाही होते हैं वो बाहर बात कर रहे थे कि ऐसा पहली बार देखा इतिहास में कि एक प्रेमी दूसरे ही प्रेमी को जेल में डाल दे। तो रजिया सुल्तान को समझना था प्रेमी मतलब वो जलालुद्दीन याकूत के बारे में सोचते कि जलालुद्दीन याकूत ने मुझे जेल में डाला, नहीं, बाद में तो चलता है जलालुद्दीन याकूत को मार दिया अल्तुनिया ने। तो इसको तो चलता है अच्छा अल्तुनिया भी मुझसे प्रेम करता है। तो रजिया सुल्तान सोचती है अगर मैं ऐसे तो जेल से बाहर निकल नहीं सकती, जेल से निकलने का एक तरीका है मुझे अल्तुनिया से विवाह करना पड़ेगा। तो अल्तुनिया को जब पता चलता है जलालुद्दीन याकूत मर गया तो अल्तुनिया मैरिज कर लेती है, विवाह कर लेती है, रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद ये दोनों फ्री हो जाते हैं, ये आपको याद है, ठीक है। और ये अल्तुनिया और रजिया सुल्तान फिर मूव ऑन करते हैं, दिल्ली की ओर मूव ऑन करते हैं। जैसे ही दिल्ली की ओर मूव करते हैं, ये जो बहरम शाह था, ये बीच रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है, बीच रास्ते में, जिसे कहा जाता है कैथल, जिसे कहा जाता है कैथल नाम की जगह। इस कैथल नाम की जगह पर हरियाणा में ये इसे मार देता है और इस प्रकार रजिया सुल्तान का काम खत्म हो जाता है, ये आपको याद। और राजगद्दी पर बैठ जाता है बहरम शाह। तो अब आ जाता है फिर आपका राजगद्दी पर बहरम शाह आपका स्थापित हो जाता है, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? आगे बढ़े बच्चे, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब राजगद्दी पर कौन बैठ गया? रजिया सुल्तान का भाई होता है असली में ये बहरम शाह। ये जो असली में बहरम शाह है ना, ये रजिया सुल्ताना का भाई है। ये आपको अब बहरम शाह एक नई पोजीशन, न्यू पोजीशन स्टार्ट करता है, एक नया पद स्टार्ट करता है। उस नई पद, नई पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ये जो नया पद, नया पोजीशन होता है, इसको बोला जाता है नायब ए मुमालिक। नायब ए मुमालिक कहा जाता है, ये आपको याद। ये नायब ए मुमालिक मतलब एक वजीर का पद है। ये नायब ए मुमालिक मतलब ये एक आपका वजीर का पद है, ये आपको याद रखना, वजीर का पद है, ये आपको याद, ठीक है। नायब ए मुमालिक, ठीक है, ये आपको रखना। और इस पद पर सबसे पहले जो आता है वो कौन है? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन इस पोजीशन पर आता है सबसे, ठीक है, ये आपको रखना। और इसकी पोजीशन पावरफुल बहुत बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना। फिर इसको बहरम शाह मरवा देता, हत्या कर देता, जब उसको लगता है कि इसकी पोजीशन ज्यादा बढ़ गई। फिर एक नया व्यक्ति आता है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझना, वो होते हैं आमिर ए हाजिब। आमिर ए हाजिब नाम का एक नया व्यक्ति आता है। और सिमिलर वे में सैयद ताजुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, आमिर ए हाजिब और सैयद ताजुद्दीन नाम के दो व्यक्ति आते हैं। ये अब क्या करते हैं, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना,
ये पोजीशन पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और ये बहरम शाह को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहरम शाह को क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच क्या होता है, इंडिया के अंदर मंगोलों का आक्रमण होता है। ये जो मंगोल होते हैं ना, ये मंगोल इंडिया पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं उसी बीच। और जब ये मंगोल इंडिया पर अटैक करते हैं तो इस मंगोल के विद्रोह में बहरम शाह की क्या हो जाती है बच्चे, डेथ हो जाती है। ये आपको याद है, बहरम शाह का काम खत्म। अब बहरम शाह का जैसे ही काम खत्म हो जाता है, बहरम शाह के बाद कोई ना कोई अब दिल्ली सल्तनत पर फिर से बैठेगा, है ना, दिल्ली सल्तनत पर भी फिर कोई ना कोई बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो अब आता है अलाउद्दीन महमूद, ठीक है, अलाउद्दीन महमूद या अलाउद्दीन मसूद शाह आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा अलाउद्दीन मसूद या अलाउद्दीन महमूद। तो नेक्स्ट है अलाउद्दीन मसूद शाह या महमूद शाह, ठीक है, मसूद या महमूद शाह आप लोग बोल सकते हो, अलाउद्दीन मसूद या महमूद शाह, ठीक है। ये तुर्कानी ए चहलगानी है, ये भी क्या है, ये एक तुर्कानी ए चहलगानी है, ये आपको याद रखना। मतलब ग्रुप है, नोबल्स है 40 लोगों का समूह, ठीक है, ये आपको रखना। लेकिन इस तुर्कानी चहलगानी का जो प्रमुख हेड है बच्चे, वो हेड होता है गयासुद्दीन बालबन, ठीक है, गयासुद्दीन बालबन, ये आपको याद रखना। गयासुद्दीन बालबन और अलाउद्दीन मसूद महमद का 26 का आंकड़ा, 26 का आंकड़ा रहता है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है बच्चे, ये आपको याद। लेकिन कुछ यदि आगे बात करते हैं, बालबन और नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, ये मिलकर इस अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा देते हैं, इसको किल करवा देते हैं, इसको मरवा देते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह की डेथ हो जाती है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना। उस डेथ के बाद क्या होता है, जो आपका बालबन होता है, बालबन क्या करता है, अपनी बेटी, ठीक है, बालबन अपनी एक छोटी बेटी डॉटर, अपनी छोटी पुत्री का विवाह करवा देता है। किससे विवाह करा देता है, नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन शाह से विवाह करा देता है, ये आपको याद है, ठीक है बच्चे। अब बालबन के पास दो पोजीशन आ जाते हैं, ठीक है, एक होती है पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं आमिर ए हाजिब, आमिर ए हाजिब नाम की एक उपाधि, एक टाइटल इसके पास आ जाता है, और साथ ही साथ एक आ जाता है छत्र पताका, जिसे बोलते हैं छत्र पताका नाम से, ठीक है, छत्र पताका नाम से क्वेश्चन इसके पास आ जाती है, ये आपको याद है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, नसरुद्दीन महमूद से संबंधित जो आपका नसरुद्दीन महमूद होता है, ठीक है, इस नसरुद्दीन महमूद की यदि हम लोग बात करें, इसके टाइम पर एक वजीर, इसका एक वजीर होता है जिसका नाम होता है राय हिंद, इसका नाम क्या होता है बच्चे, राय हिंद। ये वजीर राय हिंद हिंदू कन्वर्ट, ये असली में होता हिंदू है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, किसमें, मुस्लिम में बदल जाता है, मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको। और पुत्र ना होने के कारण इसको तो नेक्स्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का बन जाता है गयासुद्दीन बालबन, आपको याद रखना। इसका मतलब अब पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत किसके अराउंड घूमेगी, गयासुद्दीन बालबन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन बालबन से रिलेटेड चीजें यहाँ पर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, क्लियर। तो चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं गयासुद्दीन बालबन से संबंधित, गयासुद्दीन बालबन से संबंधित अब हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। गयासुद्दीन बालबन से संबंधित पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नसरुद्दीन महमूद, ठीक है बच्चे, जो आपका नसरुद्दीन महमूद होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो आपका नसरुद्दीन महमूद है, ये नसरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बालबन को एक पद, एक पोजीशन देता है। उस पद, उस पोजीशन की यदि हम लोग बात करें, वो पोजीशन होती है उलूग खां। किसकी होती है, उलूग खां नाम की पोजीशन देता है, ये आपको याद। ये जो गयासुद्दीन बालबन होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रूलर के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं रजिया सुल्तान,
रजिया सुल्तान के टाइम पर ये जिस पोजीशन पे था वो पोजीशन थी आमिर ए शिकार, ठीक है, आमिर ए शिकार की पोजीशन। सिमिलर वे में बहरम शाह के टाइम पीरियड की यदि हम लोग बात करते हैं तो बहरम शाह के टाइम पीरियड पे ये आमिर ए आकूत, ठीक है बच्चे, आमिर ए आकूत घोड़ों का जो अंगरक्षक होता है मतलब हेड होता है उसकी पोजीशन पे था। सिमिलर वे में मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पे बात करें तो ये आमिर ए हाजिब की पोजीशन पर होता है। सिमिलर वे में ये नसरुद्दीन महमूद की यदि हम लोग बात करें इसके टाइम पीरियड पे ये नायब की पोजीशन या फिर आमिर ए हाजिब की पोजीशन पर होता है। नायब या आमिर ए हाजिब की पोजीशन पर होता है, ये आपको याद, ठीक है, क्लियर। अब और पॉइंट समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो गयासुद्दीन बालबन होता है ये गुलाम होता है, स्लेव होता है। आप लोग को मालूम है किसका स्लेव होता है? इल्तुतमिश का, है ना, क्योंकि इल्तुतमिश इसे ग्वालियर से मंगल देव को जब जीतता है, ग्वालियर के राजा मंगल देव को तब खरीदता है, ठीक है, ये आपको रखना। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही गयासुद्दीन थ्रोन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो अब ये कुछ ना कुछ चीजें करेगा। गद्दी पर बैठते ही ये एक नया वंश, ठीक है, अपने आप को फारस के, ठीक है, पर्शिया के, अपने आप को ये पर्शिया के अफ्राशियाब वंश का बताता है। किस वंश का बताता है बच्चे? अफ्राशियाब वंश, अफ्राशियाब डायनेस्टी का बताता है अपने आप को कि मैं अफ्राशियाब वंश, अफ्राशियाब डायनेस्टी का हूं, ठीक है, ये आपको याद रखना। और साथ ही साथ ये कुछ रीति रिवाज स्टार्ट करता है, कुछ ट्रेडिशंस भी स्टार्ट करता है। यदि हम लोग बात करें ये कौन कौन से ट्रेडिशन स्टार्ट करता है, तो ये एक सिजदा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, सिजदा नाम की एक ट्रेडिशन स्टार्ट करता है, जिसका मतलब है सिर झुकाना, राजा के सामने सम्मान में, रेस्पेक्ट में सिर झुकाना। और यदि हम लोग बात करते हैं तो ये पाबोस, सिजदा और पाबोस नाम की एक पैर चूमना, किसिंग द फीट, ठीक है, किसिंग द फीट्स नाम की पोजीशन भी स्टार्ट करता है, ये भी आपको देखना है। और साथ ही साथ नवरोजा फेस्टिवल, ठीक है, और साथ ही साथ ये नवरोजा फेस्टिवल भी स्टार्ट कर देता है, जिसको न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम से भी जानते हैं, न्यू वर्ष सेलिब्रेशन, ये भी ये स्टार्ट करता है। तो ये ट्रेडिशन सिजदा, किसिंग द फीट्स और न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट करता है, ये आपको याद रखना है। These are the points related to the गयासुद्दीन बालबन। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गयासुद्दीन बालबन नसरुद्दीन महमूद शाह के बेटे न होने के कारण गयासुद्दीन बाबर राजगद्दी पर बैठता है। नसरुद्दीन महमूद इसे उलूग खां की उपाधि देता है। रजिया सुल्तान के टाइम पर ये आमिर शिखर, भैरव शाह के टाइम पर आमिर याकूत, मसूद शाह के टाइम पर ये आमिर हाजिब और नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पर ये नायब या फिर आमिर हाजिब की पोजीशन पर होता है। ये गुलाम होता है इल्तुतमिश का, ये जिस थ्रोन से आता है बोलता है मैं पर्शिया के अफ्राशियाब डायनेस्टी से हूं, और ये कुछ परंपरा सिजदा मतलब सम्मान में झुकाना से, किसिंग द फीट्स पाबोस और नौरोजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, बिल्कुल ध्यान से। अब ये और क्या करता है, ठीक है, तो ये तुर्कान, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी नाम की जो परंपरा चल रही होती है, इस परंपरा को ये एंड कर देता है 40 ग्रुप में, ठीक है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को स्टार्ट करता है, नीति को स्टार्ट करता है, ये आपको याद है, ठीक है। अमीर गरीब के बीच भेदभाव, रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस भेदभाव को ये क्या करता है, अमीर और गरीब के बीच में एंड कर देता है, ये आपको याद रखना। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट बोलता है, जब भी मैं कभी किसी गरीब को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं इन गरीबों का समाधान क्यों ना कर दूं, हल क्यों ना कर दूं, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये भी अपने आप को इल्बरी जाति का बताता है, जिस जाति से इल्तुतमिश बिलोंग करता था, ये आपको याद रखना।
इसके टाइम पीरियड पे भी बंगाल में एक घटना घटती है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा बंगाल में इसके टाइम पीरियड पे क्या घटना घटती है जो आपको याद है। उसके टाइम पीरियड की यदि हम लोग बात करें तो बंगाल का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है तुगरिल खां, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, तुगरिल खां। तुगरिल खां इज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ये अपने आप को स्वतंत्र लिबरल घोषित कर देता है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, लिबरल डिक्लेयर कर देता है अपने टाइम पे, ठीक है। अब इस तुगरिल खां को हराना चाहता है, ठीक है, बालबन। तो हराने के लिए तुगरिल खां भेजता है, किसको भेजता है बच्चे, अवध, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, अवध का नवाब, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से रखना, हराने के लिए अवध के नवाब को भेजता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है, ये तुगरिल खां अवध के नवाब को भी मार देता है और इस अवध के नवाब का गला काटकर अवध के दरवाजे पर टांग देता है, ये आपको लगा। अब तुगरिल खां, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेगा, इतना पावरफुल होता है कि बालबन को लगता है इसको मरवाना बहुत जरूरी है, तो ये अपने दरबार में जाता है, बोलता है कि यार कोई मेरे लिए कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो मेरे लिए इसको मार के लेकर आए। तो इसके दरबार में बिल्कुल मुकद्दिर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेगा, मुकद्दिर नाम का एक सेना सैनिक होता है, मुकद्दिर नाम का एक सैनिक होता है, वो बोलता है कि मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं इसको मार के लूंगा। मुकद्दिर जाता है और तुगरिल खां को मार देता है। इस प्रकार इस मुकद्दिर को, ठीक है, उपाधि मिलती है, पोजीशन मिलती है, एक टाइटल ये देता है और वो टाइटल देता है तुगरिल कुश। इसकी उपाधि देता है तुगरिल कुश की उपाधि, मतलब तुगरिल को मार के तूने मुझे खुश किया, तुगरिल कुश की उपाधि देता है। और जैसे तुगरिल खां मर जाता है, गयासुद्दीन बालबन अपने आप में खुद एक टाइटल अडॉप्ट कर लेता है, उपाधि धारण कर लेता है, जिस उपाधि को कहा जाता है जिल्ले इलाही, ठीक है बच्चे, क्या कहा जाता है, जिल्ले इलाही नाम की पोजीशन खुद अडॉप्ट कर लेता है, ये आपको याद है। और ये अपना सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये अपना सैन्य विभाग, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करता है। और मिलिट्री डिपार्टमेंट जो स्टार्ट करता है उसका नाम रखता है ये दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज नाम से अपना एक सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाता है। साथ ही साथ ये स्पाई सिस्टम, ठीक है बच्चे, जासूसी विभाग भी बनाता है एक, क्लियर। अगर हम इस जासूसी विभाग स्पाई सिस्टम की बात करते हैं, इस जासूसी विभाग स्पाई सिस्टम को कहा जाता है दीवान ए बरीद, ये आपको याद रखना, ये दीवान ए बरीद करके एक जासूसी विभाग बनाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब दूसरा और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक और जिसे बोला था दीवान ए मुरीद, तो दीवान ए बुरीद बरीद और दीवान ए मुरीद नाम के जासूसी विभाग चलाता है, गुप्तचर विभाग ये चलाता है। जो ऑफिसर होते हैं इस विभाग में उन्हें कहा जाता है दीवान ए बरीद, और जो कर्मचारी होते हैं, जो स्पाई होते हैं, ठीक है, जो लोग बाग होते हैं, उन्हें दीवान ए मुरीद कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आया या नहीं, मुझे फटाफट कमेंट कर देना। क्लियर सभी को, अंडरस्टूड यहां तक? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, ये एक पॉलिसी स्टार्ट करता है जिसे बोला जाता है डिवाइन
थ्योरी के नाम से जिसे जाना जाता है। डिवाइन थ्योरी हम लोग बोलते हैं। डिवाइन थ्योरी मतलब राजस्व सिद्धांत, मतलब देने वाला पहला व्यक्ति है जो कहता है सुल्तान का पद पैगंबर भगवान से ऊपर है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल भगवान के पश्चात, सॉरी ऊपर नहीं, भगवान के पश्चात आता है, ये आपको याद रखना। अब इसके दो बेटे होते हैं, सन होते हैं, आपको याद रखना। एक बेटे का नाम होता है महमूद। ठीक है बच्चे, एक बेटे का नाम होता है महमूद। और सिमिलर वे में यदि हम बात करें, इसका एक बेटा और होता है जिसका नाम होता है बुंगरा खां। जिसका नाम क्या होता है बच्चे? बुंगरा खां। एक बेटे का नाम महमूद और एक बेटे का नाम होता है बुंगरा खां, आपको याद। महमूद की यदि हम लोग बात करें, महमूद का जो टीचर होता है वो होता है आमिर खुसरो। ठीक है बच्चे, इसका जो टीचर होता है वो होता है आमिर खुसरो महमूद का। और बुंगरा खां यदि हम लोग बात करें, इसको ये बंगाल का क्या बना देता है? नवाब बनाकर भेज देता है, ये आपको याद। अब इसी के बीच टाइम पर क्या होता है बच्चे? जो मंगोल होते हैं वो अटैक करते हैं इसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो ये जो बुंगरा खां से बोलता है कि भाई तुम बंगाल के नवाब फटाफट आ जाओ, दिल्ली को बचाओ, लेकिन बुंगरा खां मना कर देता है। ठीक है, तो महमूद जो कि अमीर खुसरो उसका टीचर होता है, ठीक है, ये जाता है लड़ाई करने के लिए और मंगोल इसको मार देते हैं, किल कर देते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, और उसके बाद आपका बालबन भी मर जाता है। महमूद का एक बेटा होता है, ठीक है बच्चे, महमूद के एक बेटा होता है जिसकी यदि हम लोग बात करें तो महमूद के बेटे का नाम होता है कायकूबाबाद। इसके बेटे का नाम होता है कायकूबाबाद, ये आपको याद। कायकूबाबाद बोल सकते हो या फिर काय खुसरो भी आप लोग बोल सकते हो। ये राजा बनता है, ये रूलर बनता है और राजगद्दी पर बैठता है। क्लियर, ये आपको याद। ठीक है, इसका जो राज्य अभिषेक होता है, कोरोनेशन होता है, इसका राज्य अभिषेक कोरोनेशन गयासुद्दीन बालबन खुद करता है और लाल महल रेड फोर्ट में करता है, ये आपको याद। ठीक है, क्लियर यहां तक। कायकूबाबाद क्लियर हो गया, ये आपका रखना। और किलोखरी महल जिसको आप बोलते हैं वहां पर। लेकिन इस महमूद की, सॉरी, इस कायकूबाबाद की डेथ हो जाती है, मृत्यु वगैरह हो जाती है। कैसे इसकी मृत्यु होती है? लकवा मारने से, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस लकवा मारने से इसकी क्या हो जाती है बच्चे? डेथ हो जाती है, ये आपको यहाँ पर याद। ठीक है, नेक्स्ट, इस कायकूबाबाद का 3 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शमशुद्दीन कायूमर्स। शमशुद्दीन कायूमर्स, जिसका नाम क्या होता है? शमशुद्दीन कायूमर्स उसका नाम होता है, ये आपको याद। इस शमशुद्दीन कायूमर्स की भी हत्या कर देता है, इसको मार देता है। कौन मार देता है बच्चे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसको मार देता है और इस प्रकार इसका भी काम खत्म। और फिर आपका स्टार्ट होगा खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, एक बार बता दीजिए फटाफट। इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर यहां तक सभी को? चलिए बिल्कुल। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी नेक्स्ट वंश, नेक्स्ट डायनेस्टी जो स्टार्ट होगी वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश की हम लोग बात करते हैं, ये 1290 से लेकर 1320 के बीच में स्टार्ट हुई थी, आपको याद। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इस खिलजी वंश की यदि हम लोग बात करें तो ये अफगानिस्तान, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये अफगानिस्तान में एक नदी है, अफगानिस्तान के वहां पर एक नदी है, रिवर है, जिसे हेमलंद नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हेमलंद रिवर। तो हेमलंद रिवर के पास एक जाति है, एक ट्राइब है जिसे खिलजी ट्राइब के नाम से जाना जाता है, वहां पर डेवलप हुई ये। ठीक है, इस ट्राइब का फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर जिसने स्टार्ट करी वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296। दूसरा बात करते हैं इसमें, तो दूसरा है आपका अलाउद्दीन, दूसरा इज अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है। टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316। तीसरा बात कर लेते हैं शिहाबुद्दीन, ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं शिहाबुद्दीन उमर। तीसरे की बात कर लेते हैं शिहाबुद्दीन उमर। टाइम पीरियड है 1316 से लेकर 1316 तक। चौथा रूलर इसमें जो आता है वो है आपका कुतुबुद्दीन, दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड 1316 से लेकर 1330। नेक्स्ट पांचवा रूलर जो है वो है नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है बच्चे। कौन है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1320। ये कुछ रूलर आएंगे खिलजी डायनेस्टी जो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, इसको आगे कल हम लोग। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है। कल हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे खिलजी डायनेस्टी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस विद विक्रांत पुंडीर या फिर विक्रांत एस पुंडीर डिफेंस कोर्स, दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चैनल मेरे ही। अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करिए, बेल आइकन को हिट करिए और डू लाइक शेयर द सेशन सबसे ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग 12 पीएम पर एक मॉक टेस्ट के साथ लाइव आएंगे और प्लस पर आप प्लीज उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथ ही साथ 7 पीएम पर आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री क्लास चल रही है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आए और आपने क्लास को अटेंड किया अच्छे से। होप करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ नाइस डे। क्लियर?